तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ यानी कि गणित का दोस्तों टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। और ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि इस 50 में से आप लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि 10 तो अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है एंड जिस चीज़ का आपको आंसर पता हो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों मैथ का देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और उसके पूछने का भी संभावना सबसे अधिक है। तो चलिए आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपका सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो जल्दी से बताइए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 0, बी है -1, सी है 1 और डी है 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे छोटा, यहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि 45 और क्या है कि 45 और 60 का मौसो होगा। 45 और 60 का आप लोगों को मौसो निकालना है तो आप लोगों को 45 60 का मौसो आता है निकालने की नहीं आता है, तो मौसो निकालिएगा ना तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए आपको जहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, याद रखने वाला वैसे ये है नहीं, मौसो आपको निकाल कर देखना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में 45 या 60 ही रहे, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इस वर्ष देखिए अगला है कि एक धनात्मक पूर्णांक है जो क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक है जो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2p हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप इसके जगह पे आप कोई भी संख्या क्यों ना ले लीजिए, वह धनात्मक ही होगा। जैसे आप लीजिएगा 3 तो यह भी आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। जैसे आप ले लीजिएगा 7 यह भी कितना आएगा, धनात्मक ही संख्या आएगा। यानी कि धनात्मक में सम संख्या आना चाहिए। तो देखिए दोनों ही सम है, दोनों में 2 से भाग लग रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, यानी कि 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2p। इस वजह से देखिए आप चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव है कि 2.13 क्या है कि 2.1311111113 इसका पूछा है यह किस तरह का संख्या है। ऑप्शन ए है पूर्णांक संख्या, बी है परिमेय संख्या, सी है अपरिमेय संख्या और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। 144 का जो आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 का घातांक क्या होगा, तो अभी हम लोग देख ही लेते हैं गुणनखंड करके। तो 2 से लगाएगा तो हो जाएगा 72, फिर 2 से 36 हो जाएगा, फिर 2 से 18 होगा, 2 से 18 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 9 होगा। तो यह जो आएगा आपका 4 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का भी सी ही आंसर हो जाएगा। इस पर से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो वह संख्या है आपका 23, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि द्विघात क्या है कि द्विघात के शून्यकों की संख्या क्या होती है। द्विघात बहुपद में याद रखिएगा कि जो बहुपद जितना घात का होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। तो यह द्विघात बहुपद तो इसका शून्यक कितना होगा 2 होगा। अगर आपसे पूछे कि त्रिघात बहुपद तो उसका शून्यक 3 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का तो घात तो 2 हो गया ना, तो एक घात वाला आपसे पूछ रहा है तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि y-4 बराबर 0 क्या है कि y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पे देखिए आप y-4 बराबर 0 है तो y बराबर आप कर लीजिएगा 4। तो ये जो है ना y बराबर में जो संख्या रहता है वह x के अक्ष के समांतर होता है, और जो x बराबर जैसे यहाँ पे आता है x बराबर आता है 4 तो यह y अक्ष के समांतर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको y बराबर 4 आया है तो यह x के अक्ष के समांतर होगा, y है तो x अक्ष के समांतर होगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पर देखिए 10वां नंबर है कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी -10 -6 -4 2 का सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, T2 - T1 से। तो यहाँ पे T2 आपका क्या है -6 है, माइनस इंटू -10 कर दीजिएगा आप ये T1। तो यहाँ पे कितना है 10 है। तो यहाँ पे देखिए -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जिस का आंसर पता रहता है उसका आप लोगों का आंसर भी कमेंट करते रहना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगला है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। 10वां पद यहाँ से पूछ रहा है तो 10वां पद कैसे निकालेंगे हम, ये इस सूत्र पे आपका निकलेगा Tn बराबर क्या होता है आपका a + n-1 इंटू डी। तो इसी सूत्र पे हम लोग निकालेंगे। तो ए होता है प्रथम पद, प्रथम पद है 2 + n-1। तो 10वां पद निकालना है तो 10 - 1 इंटू डी आपका सर्वांतर। तो 7 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो कितना होगा 5।
तो यह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इससे आएगा 2 + 10 में से 1 गया तो 9 × 5, तो यहाँ पे 2 + 45 हो जाएगा। तो 45 और 2 कितना होगा 47, यानी 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका कि जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वअंतर 3 हो तो एपी के 3 पद हो गए। देखिए यहाँ पे सार्वअंतर है दिया हुआ है आपका 3, यानी कि इसके पदों का अंतर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप प्रथम में देखेंगे तो यह है 2 और उसके बाद है 4, तो 2 और 4 के बीच में 4 का अंतर हो जाता है ना, तो यह तो होगा ही नहीं। इस पर से अगला है कि 2 फिर है 5 और फिर है 8, तो देखिए 2 3 5 और 5 3 8, तो यही आपका अंतर हो जाएगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, ऑप्शन ए है समरूप, बी है सर्वांग सम, सी है समानुपाती और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि सभी वर्ग होते हैं समरूप, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न देखिए आपका अगला है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 64 का आ जाएगा 8, 121 का आ जाएगा 11, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 का राइट आंसर हो जाएगा 8:11। अगला है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए है आपका 90, बी है 180 डिग्री, सी है 120 डिग्री और डी है 100 डिग्री। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसका आंसर आप लोगों को ही बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस पर देखिए अगला है कि बिंदु -6, -7 की कोटि है, बिंदु -6, -7 का इसमें आपको कोटि बताना है कि कोटि क्या है। तो याद रखिएगा कि यह होता है आपका भुज कमा कोटि, आप सीधा याद रखिए भुज कमा कोटि। तो जो पहला वाला होगा ना, जो पहला वाला होगा वह भुज कहलाएगा, जो दूसरा वाला होगा वो कोटि कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको कोटि पूछ रहा है तो कोटि होगा दूसरा वाला, तो इसमें दूसरा वाला क्या है -7, तो इसका आंसर -7 हो जाएगा। यदि आपसे यहाँ पे पूछता भुज, तो भुज होता है पहले वाला, तो यहाँ पे पहले कितना था -6, तो यह आंसर होता है। लेकिन आपसे कोटि पूछ रहा है तो यह दूसरा वाला ही होगा -7। इस पर से देखिए नेक्स्ट आपका है कि अक्ष का समीकरण, एक्स नहीं होगा यहाँ पे एक्स अक्ष होगा, क्या होगा एक्स अक्ष। अभी आपको बताया कि एक्स अक्ष का जो समीकरण पूछना था वह होगा y = 0, और अगर y अक्ष का समीकरण पूछे तो वह होगा x = 0, सीधा आप विपरीत समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो यह क्या होगा y = 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिंदु, देखिए अभी आगे यहाँ पे आपको भुज बताना है कि बिंदु -12, -18 का भुज क्या होगा। तो आपको हम अभी बताए थे पहला वाला होता है भुज और दूसरा वाला होता है कोटि। तो इसमें आपको भुज पूछ रहा है तो भुज क्या है -12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका देखिए 19 नंबर कि निम्न में से क्या है, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। और देखिए यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है 1,1, बी है 0,0, सी है -1,1 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, यानी कि इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इस पर से अगला है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। जब दोनों माइनस वाला हो तो वह किस पाद में हो जाएगा, तृतीय पाद में हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 21 नंबर है कि एक घड़ी के क्या है कि एक घड़ी के सुई का कोण 60 मिनट में बनाया गया, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होगा, तो वह कोण होगा 360 डिग्री, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 60 मिनट में जो है वह सुई का कोण जो होता है वो चारों तरफ घूम जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि वह पूरा तरफ राउंड में घूम जाता है। इस पर अगला है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि वृत्त पर इतनी स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं जिसका आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनेक या अनगिनत भी आप इसको कह सकते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनेक हो जाएगा। अगला है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले क्या है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 सेमी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ऑप्शन ए है चाप, बी है चाप कर्ण, सी है व्यास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है जीवा या स्पर्श रेखा या छेदक रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पर्श रेखा हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 25 का बी हो जाएगा। अगला है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1:9 हो जाएगा।
इस पर से देखिए, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेमी है और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेमी है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र पे इसको बैठा दीजिए। तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर, यहाँ पे आपका कितना दिया है 14 गुने एल आर को आप सीधे ही जोड़ लीजिए। तो एल है 15, आर है 14, तो ये 15 और 14 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आपका कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आ जाएगा 1276, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पर देखिए अगला है कि 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। तो बहुलक वह होता है जो किसी भी मान में सबसे अधिक बार आता है, जो किसी भी संख्या में सबसे अधिक बार आता है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है 7 आया है, तो इसका बहुलक आपसे पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 13 और 19 की समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य होता है कि आप दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो दोनों को 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 है, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 16, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आपका कि 13 का मिलान चिन्ह है। 13 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो आप जोड़िए यहाँ पे तो ये तो 16 हो जाता है। इसमें से देखिए 4, 4, 8, 8, 3, 11, 4, 4 का 4, 4, 2, 8, 4, 3, 12, 1, 13, यही आपका आ जाता है 4, 4, 8, 8, 4, 12, 1, 13, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें 13 आपसे पूछ जाए ना तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आपका कि आंकड़े के उच्चतम और निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। तो आंकड़े के उच्चतम और निम्नतम सीमा को हम लोग परिसर कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसमें आप जो ऑप्शन भी देखिएगा ना तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माध्य, माध्य का बहुलक। इसमें आपको सबसे अलग क्या लग रहा है मानक चिन्ह, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है या मानक चिन्ह नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका देखिए कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका होता है आप इसको घटते या बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, जो बीच में आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख ले हम लोग, तो देख ही लेते हैं चलिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7, 8, 9, बढ़ते क्रम में हम लोग अभी सजा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो देख लीजिएगा कितना संख्या है 2, 4, 6, 7, तो 3 को आप इधर छाँट दीजिए, 3 को इधर, तो बीच में क्या बच जाता है 10, यानी कि इसका राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस देखिए आपका 34 नंबर है। 34 नंबर में भी आपको माध्यिका ही पूछ रहा है, तो माध्यिका आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यह जो आएगा यह आएगा आपका 7.5, यानी कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का राइट आंसर 7.5 नहीं आएगा, इसका 8 आएगा। तो चलिए यही इसका राइट आंसर 34 का हो जाएगा क्या सी हो जाएगा। इस वजह से देखिए आपका अगला है कि 2 सिक्कों को उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। 2 सिक्कों को जो उछाला जाता है तो उसमें 2 शीर्ष आने का प्रायिकता, तो 2 सिक्कों को जो आप उछालेंगे तो उसमें 4 घटना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 सिक्का पूछ रहा है तो 2 सिक्का आएगा एक बार, तो यहाँ पे 1 बटा कितना हो जाएगा 4, NE/NS। तो देखिए 1/4 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो इस पर से देखिए अगला है कि असंभव घटना की प्रायिकता, यहाँ से पूछ रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जो घटना घट ही नहीं सकता है उसका प्रायिकता क्या होगा 0 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है संभव घटना, यदि कोई घटना संभव है तो उसका प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, तो उसका प्रायिकता होगा 1। तो याद रखिएगा कि यदि रहे संभव, क्या रहे संभव और एक है असंभव, तो संभव जो रहे तो उसका अंतर हो जाएगा 1, संभव का अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, असंभव रहे तो उसका अंतर हो जाएगा 0, ठीक है। इस पर से अगला है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो याद रखिएगा किसी भी घटना का अधिकतम मान जो है वह 1 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप लोग को यह बताया है कि किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितना हो सकता है 1 हो सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अधिकतम किसी घटना की प्रायिकता इनमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कौन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी को जो आप देखिएगा तो ये सभी 1 से कम है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है यह 1 से अधिक है, तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो अभी आप लोग बताया कि असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है ना वही उसका न्यूनतम मान भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या खींची जा सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका अगला है कि 2, 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 2, 10 और 20 का सबसे पहले आप लोग लौसा निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप लोग मौसा निकाल लीजिएगा। तो इसका जो आपका अनुपात आएगा वो आएगा 10:1, यानी कि इसका राइट आंसर 42 का बी हो जाएगा। इस पर से देखिए 43 नंबर है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी
अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का जो मौसौ होगा वह आएगा आपका 2, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल के ही देख लीजिए ना, सबसे छोटा भाज्य संख्या तो 2 ही होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 ही होगा। तो यहाँ पे जो आप निकालेंगे तो यह आएगा 2 ही, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि दो संख्याओं के गुणनफल इतना है 8670 और उसका मौसौ इतना है तो उसका लौसौ ज्ञात करें। तो सीधा आप 8670/17 यहाँ पे दीजिए और इसको काटिएगा ना आप, तो यह जो आएगा यह आएगा 510, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि दो लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होगा। मान के चलिए कि कोई लगातार दो संख्या है, जैसे है आपका कि 6 और 7, तो इसका आपसे मौसौ पूछ रहा है तो मौसौ निकाल ही लीजिए ना, कितना आएगा, एक ही आएगा, हर वक्त यह एक ही आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गया, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाकी दो संख्याओं ए और 18 का लौसौ इतना है 36 है, लौसौ ए और 18 का लौसौ 36 है और उसका मौसौ इतना है, तो आपसे ए पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर। तो 47 नंबर जो क्वेश्चन का देखिए दोस्तों, आप निकाल ही के देख लीजिए ना। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या ए और 18 का लौसौ यहाँ पे दिया हुआ है। तो दो संख्या है ए और 18, उसका लौसा मौसौ दिया हुआ है। तो लौसौ है यहाँ पे आपका 36 और मौसौ कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कर ही लीजिए, तो 36 गुना 2 क्या हो जाएगा, 36 गुना 2 बटे यहाँ पे आप 18 कर दीजिएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 दूना 36 और 2 का 2 आपसे गुना कीजिएगा 2 से, तो यह आएगा 4, यानी कि इसका राइट आंसर 4 होगा। तो 47 का देखिए 4 ऑप्शन में कहाँ पे है, सी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस पर से अगला है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या इतना है, तो उससे आपका तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। और यह क्वेश्चन आपका 2020 और 22 में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:4 हो जाएगा। अगर अब इस पर से देखिए आखिरी नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेमी है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो उसका त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का दोस्तों टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसा ही वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।